अरुण ने जैसे ही रिद्धिमा को बताया कि ऋषित की हालत ठीक नहीं थी, वो फौरन ऋषित को देखने के लिए दौड़ पड़ी। रिद्धिमा ऋषित की माँ अंतरा के कमरे के बाहर आकर रुक गई। उसने लंबी सांस लेकर ऋषित से बात करने का अपना मन बनाया और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। रिद्धिमा ने देखा कि अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था और ऋषित हर चीज इधर उधर फेंक रहा था। तब ऋषित को एहसास हुआ कि कोई कमरे में आया था, तो गुस्से में ऋषित एक ग्लास उठाकर फेंकने वाला था कि उसकी नजर उस इंसान पर पड़ी जो अंदर आया था। कमरे के अंदर आने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी रिधु थी। ये देखकर ऋषित ने ग्लास फौरन नीचे किया और कांपते हाथों से वो ग्लास जिस जगह पर था वहीं रख दिया। रिद्धिमा आंखें सिकुड़ते हुए देखने लगी कि उसका ऋषित पर इतना असर था। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, ये सब क्या कर रहे हो? रिद्धिमा ऋषित की तरफ बढ़ते हुए बीच में जो भी चीज जमीन पर पड़ी थी वो उठाने लगी। तभी ऋषित अचानक उसकी तरफ आया और उसने रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया। ऋषित ने गलती से रिद्धिमा का वही हाथ पकड़ लिया था जो प्लास्टर में था। इससे रिद्धिमा दर्द में कर आई। ऋषित फौरन उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, सॉरी सॉरी। फिर किसी छोटे बच्चे की तरह आंखों में आंसू लाकर रिद्धिमा से माफी मांगते हुए ऋषित बोला, आई एम सॉरी रिदु, आई एम रियली सॉरी। सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से सोनिया हमारी जिंदगी में आई, ये सब मेरी गलती है। मुझे उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। ये कहते वक्त ऋषित कांप रहा था। उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसके बात करने की टोन भी बड़ी अजीब लग रही थी। ऋषित पैनिक हो रहा था। ये देखकर रिद्धिमा ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखते हुए कहा, ऋष, पहले तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स ऋष, पैनिक नहीं होना है। तुम चलो मेरे साथ, चलो अपने कमरे में चलो और आराम करो, हम कल बात करेंगे। ऋषित अब खुद को रोक नहीं पा रहा था और रेस्टलेस होते हुए वो बोला, नहीं नहीं, अभी बात करनी है मुझे, अभी तुम्हें सारा सच बताना है। रिद्धिमा ने ऋषित को समझाते हुए कहा, ओके, पर पहले पानी पी लो फिर बताना। 1 मिनट, मैं अभी आई। रिद्धिमा ऋषित के लिए पानी लेने के लिए जाने लगी, पर ऋषित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और ना में सर हिलाया। वो एक पल के लिए भी रिद्धिमा को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और फिर मायरा को आवाज देकर बुलाकर उसे पानी लाने को कहा। कुछ ही पलों में मायरा पानी लेकर आ गई। पानी का ग्लास अपने हाथ में लेकर रिद्धिमा ने मायरा को जाने का इशारा किया। फिर उसने ऋषित को बेड पर बैठने को कहा। ऋषित किसी अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात मानते हुए बेड पर बैठ गया। रिद्धिमा ने पानी पीने को दिया तो वो भी पी लिया। रिद्धिमा ने फिक्र भरी आवाज में पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम अब थोड़ी देर शांति से बैठो। ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। ऋषित ने रिद्धिमा को भी अपने पास बेड पर बिठा लिया। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऋषित फिर से पैनिक होना शुरू न कर दे, और फिर रिद्धिमा को भी सब बातें जाननी थी। इसलिए उसने शांति से ऋषित की बातें सुनने का फैसला किया और कहा, ठीक है, बताओ। जिस पर ऋषित अपने दिल की सारी बातें रिद्धिमा को बताते हुए बोला, जब माँ ने आत्महत्या कर ली तो मैं बहुत टूट गया था। खुद पर गुस्सा भी था, मैं माँ पर गुस्सा था और पापा पर तो सबसे गुस्सा था। इसलिए खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तुम भी कई बार बात करने आई, पर मुझे डर था कि कहीं गुस्से में मैं तुम्हें ना हर्ट कर दूं, इसलिए मैं तुमसे भी नहीं मिलता था। फिर एक दिन मुझे एक लेटर मिला। पहले तो मैंने किसी की शरारत या झूठा दिखावा समझकर वो लेटर किसी कोने में फेंक दिया, पर फिर दिमाग ठंडा होने के बाद मैंने वो पढ़ा और मुझे लगा जैसे कोई अपना ही है। फिर ऐसे ही मुझे लेटर्स मिलते रहे और मैं पढ़ता रहा। मुझे वो खत पढ़कर अच्छा लगता, सुकून महसूस मिलता और ऐसा लगता कि कोई तो है मेरे साथ। ऐसा लगता जैसे कोई है जो मेरा दर्द समझता है। तभी रिद्धिमा ने कहा, और मैं सोचती रही कि तुमने वो खत गुस्से में बिना पढ़े ही फेंक दिए होंगे। ऋषित ने थोड़ा आश्चर्य से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए कहा, कैसे फेंक देता, वो तो मेरा सहारा बन गए थे। उसके बाद वो बिल्ली वाला हादसा हुआ और मैं तुमसे नाराज हो गया और लंदन चला गया। लंदन में यही खत मुझे प्रेरणा देते। माना कि वो सीधे सीधे भाषा में लिखे हुए थे, पर फिर भी उसके पीछे की मेरी लिए फिक्र देख मुझे अपना सा लगता। फिर डॉक्टर रॉय ने मुझे समझा और मेरी ट्रीटमेंट शुरू की। अपने गुस्से और नफरत पर कैसे काबू पाना है उस लेटर्स की मदद से ही मैंने सीखा है। उसी बीच ये लेटर्स मेरे लिए वो रोशनी की किरण बन गए जो अंधेरे में गुम इंसान के लिए कीमती होते हैं। वो लेटर्स मेरे लिए वो किनारा बन गए जो डूबने वाले को आशा देते हैं। इसी बीच तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही,
पर मैं इग्नोर करता रहा। रिद्धिमा हैरानी से सुन रही थी। उसने तो बस यूं ही वो लेटर्स लिख दिए थे। उसने तो ये कभी नहीं सोचा था कि उसके लिखे खत ऋषित के लिए इतने जरूरी बन जाएंगे। ऋषित ने धीरे से अपने दिल की बातें शेयर करते हुए कहा, मैंने एक बार सोचा भी था कि कहीं ये खत तुम ही तो नहीं लिख रही, पर फिर ये सोचा कि तुम तो मुझसे मिलने की, कांटेक्ट करने की इतनी कोशिश कर रही हो, फिर तुम बिना ऐसे अपना नाम लिखे खत क्यों भेजोगी। वैसे ये तो मुझे पता चल गया था कि कोई लड़की ही है जो ये खत लिख रही थी। लिखने का अंदाज, बात का अंदाज देख मैं समझ गया था कि कोई लड़की ही है, पर वो कौन थी ये सोच ही नहीं पा रहा था। लेकिन मैं यही सोचता था कि जो भी लड़की होगी बहुत साफ दिल की, प्यारी सी, सबके बारे में सोचने वाली ऐसी ही लड़की होगी। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उस लड़की से कभी मिलूंगा। उसे और उसके खतों को मीठी याद समझकर मैंने अपनी यादों में संभाल कर रखा था। रिद्धिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऋषित ने धीरे से बात आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर मैंने खुद को संभाल कर अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान लगाया। पढ़ाई के बाद लंदन में ही अरोड़ा इंडस्ट्रीज की जो ब्रांच थी उसे संभालने लगा। फिर एक दिन पापा ने मुझे इंडिया वापस बुलाया और तुमसे शादी फिक्स की है ये बताया और ब्लैकमेल करके शादी के लिए तैयार किया। जिस लड़की ने वो खत मुझे लिखे उसके लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो था, पर ऑफकोर्स प्यार तो मैं तुमसे ही करता था। तुमसे भले ही गुस्सा था, नफरत करता हूँ ये कहता था, पर दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए बेशुमार प्यार था। फिर तो तुम जानती हो क्या हुआ। हमारी शादी हुई और हम दोनों की शादी की पहली रात हम साथ थे। फिर अगले दिन मैं गुस्से में लंदन वापस चला गया। रिद्धिमा को वो बीती बातें याद आ रही थी। वो ऋषित के जाने से कितनी दुखी हो गई थी। ऋषित आज रिद्धिमा को सब कुछ बताना चाहता था। इसीलिए आगे बताते हुए ऋषित ने कहा, तुम्हें अवॉइड कर रहा था, पर सच में लंदन में मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं था। रिदु, बार बार मैं तुम्हें याद कर रहा था, हमारी साथ बीती रात को याद करता था। फिर कुछ ही दिनों में पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो, तो मैं सच में बहुत खुश हुआ था, पर तुम पर गुस्सा भी था, इसलिए खुद को कंट्रोल कर लेता था। पर एक दिन खुद को रोक नहीं पाया तो मायरा ने फोन पर बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं लंदन से मुंबई आ गया। पर हॉस्पिटल में तुम्हारी और देवयानी माँ की बातें सुनकर ये गलतफहमी बना ली कि तुम मेरे पैसों के लिए मेरे बच्चे का इस्तेमाल भी करना चाहती हो। तो ये सुनकर तुमसे बिना मिले मैं लंदन चला गया। फिर उसके कुछ दिनों बाद सोनिया से मेरी मुलाकात हुई और वो मेरी पुरानी क्लासमेट है, उसे पैसों की जरूरत है सोचकर मैंने उसे वो जॉब दे दी। हम दोस्त बन गए, पर ऑफ कोर्स मैंने अपनी पर्सनल बातें उसे कभी शेयर नहीं की। सोनिया का नाम सुनकर रिद्धिमा को फिर से गुस्सा आने लग गया था। ऋषित ने फिर सच बताते हुए कहा, फिर एक दिन नशे में मैंने शायद सोनिया को बहुत कुछ बता दिया। मैंने उसे बता दिया कि कैसे मुझे लगता है कि तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी की है। और उसके कुछ ही दिनों बाद सोनिया मुझसे ऑफिस में टकरा गई और उसके हाथ की फाइल से वो रफ लेटर्स गिर गए, जो देख मैंने उससे कई सवाल किए तो उसने बोल दिया कि उसी ने वो खत लिखे थे। मुझे लगा वो सच बोल रही है और उसकी कहानी पर मैंने यकीन कर लिया। तो फिर सोनिया ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, तो मैंने उसे इनकार कर दिया, क्योंकि भले ही तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी ठीक ना हो, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मैं अपने बच्चे को किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन सोनिया ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ऋषित को आज भी वो दिन साफ साफ याद आ रहा था, जिस दिन उसके एक गलत फैसले की वजह से सोनिया उसकी जिंदगी में आ गई। ऋषित को याद आया कि उस दिन कैसे सोनिया हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर से मिलकर परेशान होकर ऋषित कमरे के अंदर गया था। सोनिया के हाथ पर एक बड़ा बैंडेज था। ये देखकर परेशानी से ऋषित ने पूछा, ये सब क्या है सोनिया? ऐसे भला कोई करता है क्या? कुछ हो जाता तो? जिस पर सोनिया ने रोते हुए कहा, तो अच्छा ही होता ना ऋषित, तुमसे दूर मैं वैसे भी नहीं रह पा रही हूँ, तो ऐसे जीकर मैं क्या करूंगी? ऋषित ने इमोशनल होते हुए कहा, स्टॉप इट सोनिया, प्लीज फिर से ऐसे कुछ मत करना। अपनी माँ की आत्महत्या का बोझ ऑलरेडी है मुझ पर, तो अब तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना। सोनिया रोते हुए बोली, क्यों ना करूं ऋषित, जब तुम पढ़ाई के लिए लंदन चले गए तो मुझे लगा शायद अब तुम कभी नहीं मिलोगे। तुम्हें भूलने की कोशिश करती रही, लेकिन सालों बाद मैं तुमसे लंदन में मिली, तुम्हारे साथ काम करने लगी। फिर पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम पापा बनने वाले हो। तो मैंने सोचा कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, तो तुम्हारी खुशी में मैंने अपनी खुशी मान ली। पर अब मुझे पता चल रहा है कि तुम अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हो, इतनी तकलीफ में हो और फिर भी अपने बारे में नहीं सोच रहे। फिर भी तुम्हें खुद की खुशी का ध्यान नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती ऋषित, ऐसे दुखी घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, पर तुम ऐसा नहीं चाहते।
सोनिया की ये सारी बातें सुनकर ऋषित को भी बहुत दुख हो रहा था कि वो सोनिया को कितना दर्द दे रहा था। सोनिया ने फिर सुबक सुबक कर रोते हुए कहा, कितनी अजीब बात है ऋषित, रिधिमा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का इस्तेमाल कर रही है। ये जानते हुए भी तुम उसको छोड़ना नहीं चाहते, पर मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, दिल से तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। ये जानने के बाद भी तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते। सोनिया की ये बात ऋषित के दिल को चुभ गई थी। सच में सोनिया उससे कितना प्यार करती थी। बचपन में भी उसने ऋषित का साथ दिया था, लेकिन ऋषित अभी भी रिधिमा को ही चुन रहा था, जिसने पैसों के लिए उससे शादी की और बचपन में भी उसका साथ छोड़ दिया था। फिर उसी पल ऋषित ने फैसला कर लिया था कि वो रिधिमा से तलाक लेगा और उसके बच्चे की कस्टडी अपने पास लेगा और सोनिया से शादी करेगा। वो सोनिया को कम से कम खुश रखेगा, जिसने उसका बचपन में भी साथ दिया और आज भी सच्चे दिल से उससे प्यार करती थी। ऋषित उन यादों से बाहर आया। वो ये सब रिधिमा को बता रहा था। रिधिमा सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। सच में उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि ऋषित को सोनिया और उसके प्यार पर यकीन हुआ और रिधिमा को लेकर गलतफहमी हो गई। ऋषित ने धीरे से कहा, उसके बाद मैं सोनिया को लेकर मुंबई आ गया। रिधिमा ने ऋषित से अपनी नजरें हटाई और वो दिन याद करते हुए रिधिमा ने कहा, मैं उस दिन बहुत खुश थी। मुझे लगा था कि अब मेरा इंतजार खत्म हुआ और तुम वापस आ रहे हो, हमारे बीच अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस दिन सब कुछ बिगड़ गया। ऋषित ने रिधिमा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच कह रहा हूं रिधिमा, उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा सब गुस्से में कहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मर भी जाओगी तो भी तुम्हें पलट कर नहीं देखूंगा, लेकिन जानती हो कि तुम्हारे उस एक्सीडेंट के बाद मैंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा मिस किया। 4 सालों तक खुद को कोसता रहा कि हमारे बच्चे की मौत मेरी वजह से हुई। यही सोचता रहा कि काश मैं तुम्हें घर से जाने ना देता। तो 4 सालों तक मैंने बस खुद को काम में डुबो लिया था और सोनिया से शादी करने की इच्छा कब की मर चुकी थी। इसीलिए सालों बाद जब तुम्हें गौरव की पार्टी में जिंदा देखा तो लगा जैसे मेरी सांसें फिर से चलने लग गई हूँ। ये सुनकर रिधिमा ने बुदबुदाते हुए कहा, और मैं ये सोच रही थी कि तुम मुझे और निशांत को फिर से मारने की कोशिश करना चाहते हो, इसीलिए तुमसे दूर भाग रही थी। ऋषित ने रिधिमा के गालों को अपने कांपते हाथों से छूते हुए कहा, और मैं और ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि तुम मुझसे ऐसे दूर भाग रही हो। पहले तो तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही थी, फिर मुझसे भाग रही थी, और जब मैं तुम्हें अपने साथ मुंबई ले आया और तुमने बताया कि हमारे बच्चे की मौत हो चुकी है, तो ये सुनकर पता है मेरी क्या हालत हो गई थी। उसके बाद तुमने तलाक के पेपर्स भेजे तो पता है मेरे लिए कितना मुश्किल था। प्लीज रिधिमा, अब तो तुम्हें सारा सच पता चल गया है, तो अब तो तुम मुझे माफ कर दोगी ना। रिधिमा अभी भी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और वो कोई भी फैसला लेने की हालत में नहीं थी। इसलिए रिधिमा ने ऋषित को टालते हुए कहा, ऋषित प्लीज हम कल बात करते हैं। ये सुनकर ऋषित और ज्यादा पैनिक होने लगा। ऋषित और ज्यादा पैनिक होते हुए बोला, मतलब तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है मुझ पर? तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं रिधिमा, कुछ बोलो प्लीज। रिधिमा उसे संभालने में लगी थी, लेकिन तभी डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने ऋषित को इंजेक्शन दे दिया और थोड़ी देर बाद ऋषित उसी कमरे में बेड पर ऐसे सो रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या सारी बातें क्लियर होने के बाद रिधिमा और ऋषित जिंदगी में एक साथ आगे बढ़ेंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।